हाय, गुड मॉर्निंग। अगर मैं आपसे कहूं कि सडनली हमारे कंट्री की मिडिल ईस्ट के ऊपर जो डिपेंडेंस है क्रूड पेट्रोलियम के ऊपर या फिर जो हम रशिया से अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट खत्म होगी, हमारे पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल हो गया। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी तो एक ऑप्शन है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी रिसर्च और अभी आई है विच इज वर्चुअली ब्रेक थ्रू रिसर्च, और ये इस ग्लोबल फेस को बदल देगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट को बदल देगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब ये एनर्जी रिक्वायरमेंट का पूरा आर्किटेक्चर चेंज कर देगी, तो उस हालत में आपको क्या लगता है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो ऐसे ही रह जाएगी जैसे अभी है? हैव ए थिंक ऑन दैट। बट लेट अस टॉक अबाउट दैट ब्रेक थ्रू रिसर्च जो अभी सामने आ रही है। तो अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं लॉरेंस लाइव फॉरमोर नेशनल लेबोरेटरी, कैलिफोर्निया में है ये। और ये बेसिकली जो एनर्जी फ्यूजन से जनरेट करते हैं उसके ऊपर काम करती है। अभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, चाहे वो पीसफुल पर्पज से यूज हो रहे हो चाहे वो वार पर्पज से यूज हो रहे हो, उनका जो एनर्जी का जनरेशन का तरीका है वो न्यूक्लियर फिशन से है। यानी कि यू 233, ये एक्चुअली यूरेनियम 233 है जिसको वो तोड़ते हैं और उससे फिर एनर्जी जनरेट होती है। तो ये तरीका है जो आजकल यूज हो रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि यूरेनियम 233 की जो रिक्वायरमेंट है वो एक तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर इसी के ऊपर डिपेंडेंस आप बढ़ा देंगे, और दूसरी बात इसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। ऑफ कोर्स साइंटिस्ट तो हमेशा काम करते ही रहते हैं, तो थोरियम भी एक अल्टरनेटिव है जिसके ऊपर काम चल रहा है। अब दूसरा एक और तरीका है, अगर आप देखें तो सन कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसमें अनलिमिटेड है, ये एनर्जी का जो सोर्स है ये अनलिमिटेड है। 1950 ऑनवर्ड्स इसके ऊपर काम चल रहा है, अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। और आज हम जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं वो बेसिकली लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया में जो हुई है, ये बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर ही हुई है। यानी कि क्या एक ऐसा तरीका हम कॉमर्शियली इन्वेंट कर सकते हैं जहां पे हम एनर्जी रिक्वायरमेंट उस तरीके से अपनी बीट आउट कर सकें जैसे सन करता है? क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट इट इज पॉसिबल। तो अब न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे करते हैं? अब इसमें हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं उनको बोलते हैं ट्रिटियम, TRITIUM। बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं है, ये अंडरस्टैंडेबल है। दो आइसोटोप को लेके जोड़ते हैं और जो बनता है उसके साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी 4 टाइम्स मोर एनर्जी देन फिशन ऑफ यूरेनियम मॉलिक्यूल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो फ्यूजन है, फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है। अगर आप देखें सूरज जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है कैसे कर पाता है? बिकॉज टेम्परेचर बहुत हाई है। दैट इज हाउ सन का जो टेम्परेचर है बहुत हाई है, क्योंकि वहां पे फ्यूजन रिएक्शंस हमेशा चलते रहते हैं। तो अगर आपको आर्टिफिशियल कंडीशंस में फ्यूजन से एनर्जी लेनी है तो फ्यूजन कराने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अब इस एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करे कि फ्यूजन हो जाए, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सी चॉइस है। अब इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो लेजर लेजर बीम, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये एक तरीका है। और दूसरा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो तरीका है, हाई मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आप टेम्परेचर जनरेट कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें एक इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं ITER, ये 35 ईयर्स से काम कर रहा है। 35 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, इसके ऊपर ये काम कर रहा है। और इसके अलावा जो कंट्रीज हैं जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया होगा, यू नेवर नो, इंडिया भी कर रहा होगा, ये सब अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च में भी लगे हैं। इंडिया में जो ITER के साथ जो काम कर रहा है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च इन अहमदाबाद। सो दैट इज वेयर द सिचुएशन इज एज ऑन नाउ। अब हुआ क्या है कि जो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया ने, उन्होंने क्या किया, लेटेस्ट जो रिपोर्ट वहां से आई है, उन्होंने
एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया पहली बार, मतलब कई बार किया होगा, लेकिन अभी जो किया उसमें क्या हुआ, एनर्जी का नेट गेन हुआ, यानी कि हाई टेम्परेचर जनरेट करने के लिए जो एनर्जी यूज हुई उससे ज्यादा उन्होंने प्रोड्यूस की फ्यूजन के थ्रू एज ए आफ्टरमाथ। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस एनर्जी को कैसे वो हार्नेस करेंगे और कॉमर्शियल यूज के लिए कैसे यूज करेंगे, ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही है। कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल इसमें लगेगा, कुछ कहते हैं 20 साल लगेगा। यू कैन इमेजिन, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको आसानी से नहीं देगा। आपने नोट किया होगा जो कार्बन फुटप्रिंट है, जो हम क्रूड पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करके पेट्रोल डीजल निकालते हैं फिर उसको यूज करते हैं, तो उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा होता है और एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन करता है। तो क्लाइमेट चेंज में ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि किसी न किसी तरीके से हम उसको कम से कम करें जिससे हमारा प्लेनेट बचा रहे। ये तो एक इशू है। अब अगर प्लेनेट को बचाना है तो आपको इन एनी केस रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए, बैटरीज उस तरह की आ गई, या फिर आप सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कई जगह विंड एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत कम आता है और वो एनर्जी एक्चुअली रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आती है। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है जो आपने देखा ही होगा। आप कोबाल्ट और लिथियम जैसे जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं और उनकी एक लिमिटेड सप्लाई है। और अगर आज उनकी सप्लाई है भी तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि जिस तरीके से जीडीपी वर्ल्ड ओवर बढ़ रही है, लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो वो कितनी जल्दी उसको खत्म कर देंगे। क्योंकि अब जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, तो वो नेचुरली फिर उनको ज्यादा एनर्जी लगेगी। अभी तक की जितनी भी ग्लोबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज ने यूज की है। डेवलपिंग कंट्रीज इन एनी केस पीछे हैं, मगर जब ये भी डेवलप हो जाएंगे तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो उसके लिए आपको अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है वो आपको न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ ही जाना पड़ेगा। लड़ाई के टाइम पे या जब भी, अब आप देखो तो ऑयल को रसिया एक वेपन की तरह यूज कर रहा है। अमेरिका ये नहीं चाहता, वेस्टर्न ब्लॉक ये नहीं चाहता कि रशिया के हाथ में कोई ऐसा वेपन आए या मिडिल ईस्ट नेशन के पास या जो ओपेक के पास ऐसा कोई वेपन आए जिसको वो यूज कर सके। आई एम टॉकिंग ऑफ एनर्जी, क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूं या गैस की बात कर रहा हूं। इसलिए अब इस रिसर्च को वो थोड़ा सा हैसन अप कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे। चैथम हाउस एक एक्चुअली थिंक टैंक है यूएसए में और उसके एक प्रोफेसर है पॉल स्टीवंस। पॉल स्टीवंस का कहना है कि जो मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग ईरान को भी आप उसमें इंक्लूड कर लीजिए, वैसे वो नॉन अरब कंट्री है, या इवन रशिया फॉर दैट मैटर, ये जितने भी कंट्रीज हैं इनमें बेसिकली जो रेवेन्यू जनरेशन है वो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करके या फिर गैस को वो एक्सपोर्ट करते हैं। उनके पास नॉन ऑयल एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो जो पब्लिक को जो सब्सिडी देते हैं या वहां पे जो लिविंग स्टाइल पब्लिक का मेंटेन हो रहा है वो बेसिकली इसी रेवेन्यू के बेसिस पे जनरेट हो रहा है। तो अगर ये रेवेन्यू ना मिले तो फिर क्या होगा। ऑब्वियसली ये जो अपनी सोसाइटीज को हैप्पी नहीं रख पाएंगे, और अगर ये इस सोसाइटीज को हैप्पी नहीं रख पाएंगे तो उस हालत में क्या होगा, वहां पे टसल होगी, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, अनस्टेबिलिटी आएगी। देयर इज अनदर जेंटलमैन टॉम बुर्के, ये E3G एक एनवायरमेंटल थिंक टैंक है, उसके वो हेड हैं। तो टॉम बुर्के का क्या कहना है कि इनल स्टेबिलिटी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की काफी हद तक अफेक्ट होगी। तो उससे डाइवर्ट करने के लिए इनके जो रूलर्स हैं, ये उसका प्रिडिक्शन है, उनके जो रूलर्स हैं वो क्या करेंगे, वो बेसिकली एक्सटर्नल एग्रेशन भी करा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या एक्चुअली जनरेट हो रहा है आउट ऑफ द एंटायर थॉट प्रोसेस, ये हो रहा है कि जब आपके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी और उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन एक्चुअली मेन है, जब वो डेवलप हो जाएंगे तो जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं या जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं
उनके यहाँ अनस्टेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब उनके यहाँ इंटरनल अनस्टेबिलिटी आएगी तो वो अनस्टेबिलिटी एक्सपोर्ट भी होगी। यानी कि ये जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने पड़ोस में या फिर ग्लोबल लेवल पे कोई ना कोई प्रॉब्लम दूसरों के लिए क्रिएट करना चाहेंगे, जिससे जो उनकी इंटरनल पॉपुलेशन है उसका जो ध्यान है वो मेन प्रॉब्लम से हट जाए। अब आप देखिए मिडिल ईस्ट में अल्टरनेट सोर्सेज क्या हैं रेवेन्यू जनरेशन के, तो लिटरली यू विल फाइंड कि अल्टरनेट सोर्सेज बहुत कम है। कुछ कंट्री जरूर ऐसे हैं, जैसे आपको लगेगा यूएई है, या अप टू सर्टेन एक्सटेंट सऊदी अरबिया, या क्वार्टर को भी आप थोड़ा सा कह सकते हो, जो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की तरफ ध्यान दे रहा है। यूएई ऑफ कोर्स बाकी कंट्री से आगे है, लेकिन बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनके यहाँ जब अनस्टेबिलिटी आएगी, मास अनरेस्ट होंगे, मास अनरेस्ट होंगे, तो उस हालत में काफी हद तक ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। एक और कंट्री को मैं लेता हूं यहाँ पे, रशिया। रशिया में आप सब लोग इंटरेस्टेड होंगे। रशिया का मेन एक्सपोर्ट क्या है? क्रूड ऑयल। और सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ है? उनके पास है। अगर वेस्टर्न ब्लॉक के पास, यूरोप के पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी अगर डेवलप हो जाता है, फ्यूजन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, इट मे टेक अनदर 10 years 15 years whatever may be, but that possibility is real now. Let us be very very clear about it. That possibility is very very real. और ये कोलोसल अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे अवेलेबल होगी। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कब और कॉमर्शियल यूज में कब आती है। तो रशिया क्या करेगा? इनफैक्ट पुतिन का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो क्लीनर एनर्जी है, क्लीनर एनर्जी इन द सेंस जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, या फिर फ्यूजन से जो भी एनर्जी आएगी, इस तरह का जो सिस्टम डेवलप होने जा रहा है वो अपने आप में काफी डिसरप्टिव है, क्योंकि रशिया के पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत कम है। या तो वो ऑयल एक्सपोर्ट करता है या फिर हथियार एक्सपोर्ट करता है। अब हथियारों का यूज तो उसके यहाँ खुद ही इतना ज्यादा हो रहा है यूक्रेन में, तो अब वो एक्सपोर्ट नेचुरली कम हो जाने वाला है। तो ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, और वो क्वेश्चन क्या आता है कि या तो आप जो क्लाइमेट स्टेबिलिटी लेके आए, लेकिन जब आप क्लाइमेट स्टेबिलिटी लेके आएंगे तो ऑब्वियसली ये जो एनर्जी रिसोर्सेज जिनकी मैंने बात की है, आप उनको हार्वेस्ट करना चाहेंगे। और जब आप उनको हार्वेस्ट करना चाहेंगे तो पॉलिटिकल ग्लोबल अनस्टेबिलिटी डेफिनेटली वर्ल्ड में आने वाली है। लेकिन और भी इसके इंप्लीकेशंस आपको मिलेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट और इस्लामिक टेरर या ऑल दोज फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स अपने आप में रिलेटेड हैं। तो वहां पे भी फाइनेंसिंग इन्फ्लुएंस होगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कंट्रीज लाइक पाकिस्तान फॉर एग्जांपल और अफगानिस्तान, जिनको मिडिल ईस्ट से रेमिटेंस भी आती है, रेवेन्यू भी आता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ऑब्वियसली इन सबको अपनी पॉलिटिक्स को रीओरिएंट करना पड़ेगा। आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर। न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी आने वाली है वो बिल्कुल क्लीन होगी, उसमें रेडिएशन का रिस्क बहुत कम है। There should not be any doubt. It is a real proposition, and global political scenario will definitely change. Thank you so much. I will see you in next video.